हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज बात करूंगा इजराइल देश की। एकमात्र यहूदी देश 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। इसकी एक विशेषता है, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी है तो उसे अपने आप इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और वो जब चाहे तब इजराइल में जाकर रह सकता है। इजराइल की राष्ट्रभाषा इब्रू है। इजराइल देश की जनसंख्या 92 लाख है, जो कि दिल्ली और मुंबई से कम है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं, लेकिन दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बना है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के मामले में पूरी दुनिया को पीछे किया है इसने। अगर इजराइल का कोई शत्रु है पूरी दुनिया में, एक तो वो बचेगा नहीं जिंदा, उसे उखाड़ के खत्म कर देगा, उसका नाबूद तबाह कर देगा। इजराइल की एक नीति है। उसकी क्या नीति है? अगर आप मेरे दुश्मन हो और आपने मेरे नागरिकों को मारा तो आपके देश में घुसकर 10 को मारेगा। इसकी सुरक्षा के पीछे कारण क्या है? इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद ऐसी खतरनाक एजेंसी है, पूरी दुनिया डरती है इनकी इंटेलिजेंस से। और जो इनकी इंटेलिजेंस है, अगर आप अंगुली तो उठा दो इनकी एजेंसी पर। 1972 का वो इनकी मोनिक ओलंपिक की घटना थी, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इनके 11 खिलाड़ियों को ओलंपिक में मार दिया था। बस उसके बाद क्या हुआ? इजरायली प्रधानमंत्री ने एक एक खिलाड़ी के घर जाके उनके माता पिता और रिश्तेदारों को वचन दिया था, इस मौत का बदला लिया जाएगा। पहले तो 2 दिन में अगले 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उन्होंने मारा और उसके बाद वहां रुके नहीं, ढूंढे वे कौन लोग थे जिन्होंने 11 खिलाड़ियों को मारा। उसके बाद दुनिया भर में घूम घूम के अगले 16 साल तक 1972 से 1988 तक एक एक घर में घुस घुस के किसी भी देश में क्यों ना उखाड़ के निकाल के खत्म किया। यही है इनकी खुफिया एजेंसी, इसलिए यह देश इतना सुरक्षित हो गया। 1976 में भी युगांडा के अंदर कुछ आतंकवादियों ने इनके 54 नागरिकों को बंधक बना लिया था और जब इन्होंने बंधक बनाया, इजराइल ने कोई नेगोशिएट नहीं किया। ये चुप रहे, चुपचाप जाकर युगांडा देश में घुसे और घुसकर अपने सारे नागरिकों को रातों रात छुड़ा के बाहर निकाल के ले आया। ये जो इनकी एजेंसी है, बेसिकली क्या करते हैं, 92 लाख पॉपुलेशन वाले देश में 35 लाख लोग तो आर्मी के अंदर है। इनके देश में हर आदमी को, हर औरत को आर्मी की ट्रेनिंग देनी जरूरी थी। यहाँ की औरतें भी जेब में हर जगह अपने पास बंदूक, अपने पास सारे हथियार लेके चलती है। एक्चुअली हम पीछे जाए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी गवर्नमेंट हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन यहूदियों को जान से मार दिया था। गैस की पाइपलाइन में जिंदा जला के खत्म करके मार दिया था। और वहीं इन यहूदियों ने उसके बाद में अपने अलग देश की डिमांड करी थी और उसके बाद ये फिलिस्तीन से अलग हुआ था। उसी समय से आसपास के मुसलमान देश इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ करते थे। और वहीं पर इजराइल को खत्म करने के लिए इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में एक समझौता हो गया। समझौता था कि अगर इजराइल दोबारा हमारे मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरा मुल्क पहले मुल्क का साथ देगा। वही हुआ 1967 के जून में। इजराइल इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और जल्द ही ये सारे अरब मुल्कों तक फैल गया। अब जॉर्डन और इजिप्ट ही नहीं रह गए थे इजराइल के खिलाफ। इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, अल्जीरिया, सारे देशों को साथ में लिया। इजराइल को खत्म करने के लिए इन्होंने जॉर्डन को अपना बेस बनाया। जॉर्डन में आर्मी का बेस बना और इस वॉर को जून वॉर का नाम दिया गया। इससे पहले कि ये इजराइल पर अटैक करते, 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 4000 फाइटर जेट को जमीन पे उड़ा दिया। इससे सारे दुश्मन देश घबरा गए और पूरी जंग 6 दिन के अंदर ही खत्म हो गई। इजराइल जानता था अगर उसे युद्ध जीतना है तो पहले हमला करना ही होगा। बस इजराइल ने तुरंत जॉर्डन की आर्मी बेस पे जितने भी लड़ाकू विमान थे उन पे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मामला रुका नहीं, अरब मुल्कों ने अपनी सारी फौज सीमा पे नीचे लगा दी और जमीनी लड़ाई शुरू कर दी। ना केवल युद्ध जीते बल्कि एक्स्ट्रा में गाजा पट्टी भी अपने नाम कर ली। जब ये एक्चुअली देश स्वतंत्र हुआ था ना, जब ये फिलिस्तीन से अलग हुआ था ना, तब ये छोटा सा देश था, लेकिन लोगों ने इस पे युद्ध किए, अटैक किए। ये अटैक में उनको मार के उखाड़ता, फिर ये उनकी जमीन हथिया लेता। मार खा खा के, पीट पीट के इन्होंने शुरुआत में इतने आर्मी स्ट्रॉन्ग की कि आज पूरी दुनिया इससे डरती है। आज इन्होंने इतने एम्यूनियस आर्मी के लिए तैयार कर लिए, ना केवल खुद यूज करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया इसका वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया को काफी हथियार ये आकर के दे रहा है। आप जानते हैं नेतन्याहू के साथ मोदी की दोस्ती, ये दोस्ती का कारण पीछे बिजनेस भी होता है। हैरान हुए तो एक बात बताऊं, ये एकमात्र देश है
पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से पूरे देश को कवर कर दिया है, ये जानता है कि मेरे आसपास बहुत शत्रु है। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे किसी प्रकार का रॉकेट, किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाएगी। इनकी जमीन को छू ही नहीं सकती। और वैसे इन्होंने इनकी अलग से ऐसे तैयारी कर रखी थी, बंकर बना दिए पूरे देश में जगह जगह। जैसे ही कोई युद्ध होगा, एक सायरन बजाएगा पूरे देश में, लोगों के पास में बंकर, कोई के ऑफिस में बंकर, घर में बंकर, बिल्डिंग, मॉल, कहीं भी चले जाओ, खेलने का स्टेडियम होगा वहां भी बंकर होंगे। होटल्स भी इन्होंने ऐसे बना लिए जो दुनिया के सबसे सुरक्षित होटल है, जहां नरेंद्र मोदी रुकते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति रुकते हैं। ये ऐसा होटल है, इसकी बिल्डिंग को आप किसी भी बम से खत्म कर दो, उसे उड़ा दो, पर उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं होगा। कुछ कमरे इन लोगों ने ऐसे बना दिए हैं कि वो किसी भी प्रकार से बम से भी उखाड़े नहीं जा सकते। ये लोग इतनी तैयारी इंटरनली कर लेते हैं, पर यहाँ तक रुकते नहीं। इनकी खास बात क्या है? टेक्नोलॉजी बनाते हैं, पहले खुद यूज करते हैं। पूरी दुनिया में जो इनके खास खास दोस्त है उनको जाके दे आते हैं। और तो और इनकी जो गाजा पट्टी है ना, वहां से कोई अटैक ना कर दे, उसके लिए इन्होंने सी बैरियर तैयार कर दिया। आर्मी के जवान कम पड़ जाए तो रोबोट तैयार कर दिए ताकि रोबोट भी युद्ध लड़ सके। एक्चुअली आपके मन में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने अनस्टेबल एनवायरनमेंट, इतना जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट, उसके बावजूद ये खड़ा कैसे हुआ? आसपास अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिक्स में, लेकिन अंदर इनकी पॉलिटिकल सरकार बहुत स्टेबल थी। वॉन बफे, बिल गेट्स भी बोलते हैं कि इजराइल इतनी सारी आसपास तकलीफों के बावजूद सबसे स्टेबल देशों में से है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नास्डेक में जाकर आप देखें, लिस्टेड कंपनी में इजराइल की कंपनी चाइना के बाद सबसे ज़्यादा है। अगर आप जापान की कंपनी सारी जोड़ ले, इंडिया की जोड़ ले, जर्मनी की जोड़ ले, साउथ कोरिया की जोड़ ले, फ्रांस, यूके सब जोड़ ले, वो भी नास्डेक में इसकी बराबरी नहीं कर सकती। टेक इनोवेशन का स्टार्टअप, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है। आज सबसे ज़्यादा तेजी के साथ टेक्निकल हब और स्टार्टअप यहाँ बन रहे। सबसे तेजी से इनोवेशन हुए कोई भी दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ले लो, उसका R&D सेंटर, अगर इनको विश्वास है तो इजराइल पे, इजराइल की सरकार पे, इजराइल की मैन पावर पे, इजराइल की पॉलिसी पे। इन्होंने किया क्या कि इंटरनली एक संस्था बना ली, इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी। उसका एक ही काम है, 4.5% अपनी GDP का हिस्सा रिसर्च को बिल्ड करने में, इनोवेशन को बिल्ड करने में डाल दिया। ये अमेरिका, ये पूरी दुनिया में जो इतना पैसा इनोवेशन और रिसर्च में डाल रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे वर्ल्ड के अंदर इजराइल है। GDP का इतना बड़ा हिस्सा कोई नहीं डालता। इसका यही तो कारण है। आज देखिए माइक्रोसॉफ्ट के विंडो कहाँ बने? वो माइक्रोसॉफ्ट USA ने नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट इजराइल ने बनाया। सिस्को ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी यहीं तैयार की। USB पोर्ट और USB जिससे आज ट्रांसफर भी करते हैं, जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव और USB पोर्ट पहली बार कहाँ बने? पहली बार इजराइल में ही बने थे। IBM को दुनिया की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी बनानी थी अमेरिका के बाहर, तो उसे इजराइल ही पसंद आया। दुनिया के सबसे ज़्यादा बायोटेक स्टार्टअप इजराइल में ही होते हैं। वॉइसमेल टेक्नोलॉजी पहली बार इजराइल में ही बनी थी। पहला कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इजराइल में ही बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन राउटर सिस्को के द्वारा इजरायली इंजीनियरों ने तैयार किया था। अब मैं बात करूंगा गाजा स्ट्रिप की। वहां पर पैलेस्टीनियन सरकार का कब्जा नहीं है, वहां पर कब्जा कर रखा है एक मिलिटेंट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी हमास ने। कुछ कंट्रीज दुनिया में जैसे कि USA, इजराइल, यूरोपियन यूनियन और जापान, ये कंट्रीज मानती है कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज है जैसे कि UK, ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमास के मिलिटेंट विंग को एक टेररिस्ट ग्रुप मानती है। लेकिन तीसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि चाइना, रसिया, टर्की, ईरान और नॉर्वे, जो कि हमास को कम्प्लीटली एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानती। हमास और इजरायली मिलिट्री अक्सर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट फेंकते रहते हैं। हालांकि इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो कि बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है।
जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है हमास की तरफ से आने वाले रॉकेटों से। इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। जो बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम है, लोगों को घरों से बाहर निकाल कर फेंका जा रहा है, जहां पर इजराइल को एक्यूज किया जा रहा है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है जमीन पर। पैलेस्तीनियन वेस्ट बैंक में और गाजा में हमास है। अब बात करते हैं करंट इवेंट की। ऐसा कहा जा सकता है कि यह करंट इश्यू शुरू हुआ शेख जरा के मुद्दे से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जरा एक नेबरहुड है जहां पर कई पैलेस्तीनियन परिवारों को ऑर्डर दिया गया अपना घर छोड़कर जाने के लिए। साथ ही साथ एक हफ्ते पहले कुछ राइट विंग ज्यूस ने बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली इन्हीं ईस्ट जेरूसलम के नेबरहुड से। यहाँ पर इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब्स। जब ये रैलीज निकली, जूस और अरब मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में टकराव हुआ, टेंशन बढ़ी और आग में घी डालने का काम किया इजरायली पॉलिटिशियन ने। बड़े ही भड़काऊ भाषण दिए, कहा कि पूरा शहर हमारा है और इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। 7 मई की बात है, पैलेस्तीनी लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे इन्हीं के खिलाफ। यह प्रोटेक्ट वॉलेंट हुए, पत्थरबाजी हुई, इजरायली पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी। 10 मई की बात है, इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और वहां पर पैलेस्तीनी लोगों पर रबर बुलेट फायर करी गई, जो लोग वहां पर प्रे करने के लिए आए। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है कि पहले से खबर थी कि कुछ पैलेस्तीनी लोग मस्जिद के अंदर पत्थर इकट्ठे करके बैठे थे, वो उन पर फेंकेंगे जो राइट विंग लोग रैलियां निकाल रहे थे और डेथ टू अरब्स के नारे लगा रहे थे। इस मस्जिद की इंसिडेंट की खबर सुनकर हमास ग्रुप ने एक अल्टीमेट दिया इजरायली सरकार को, मस्जिद से इजरायली पुलिस को हटा ले, नहीं तो हम हमला बोल देंगे। हालांकि ये फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनका हमास से उतना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमास ने अपने आप को इतना रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए फिलिस्तीनी लोगों पर यह वार्निंग दी। कुछ घंटों बाद रॉकेट्स भी फायर करने शुरू कर दिए इजराइल पर। गाजा से इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट फेंके गए हमास ग्रुप के द्वारा। जब ये रॉकेट की बौछार हुई इजराइल पर, तो इजराइल ने भी रेस्पॉन्स में आकर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी गाजा पर। इजराइल ने 130 एयर स्ट्राइक्स की और पिछले 2 दिनों में 50 से ज़्यादा फिलिस्तीनियन मारे गए और इजराइल की तरफ से 2 इजरायली मारे गए।